अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है, उसका टाइटल बेसिकली है वो डाटा सिक्योरिटी। इससे पहला इससे पहले कि हम डाटा के बारे में बात करें तो मैं आपको बताता चलूं कि कंप्यूटर के दो अहम कंपोनेंट्स होते हैं, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। जो हार्डवेयर होता है वो फिजिकल कंपोनेंट्स से रिलेटेड होता है और जो सॉफ्टवेयर होता है वो लॉजिकल कंपोनेंट्स से रिलेटेड होता है। सॉफ्टवेयर का मतलब वो डाटा जो मैसेजेस की फॉर्म में होता है, ऑडियो फॉर्म में होता है, वीडियो फॉर्म में होता है, ग्राफिक्स की फॉर्म में होता है, पिक्चर्स की फॉर्म में होता है, तो ये सारा डाटा होता है। डाटा इसलिए ज़्यादा अहम हार्डवेयर से होता है कि आप हार्डवेयर अगर डैमेज हो जाता है या लॉस्ट हो जाता है, आप नया परचेज कर लेते हैं। फर्ज करें अगर आपका सेल फोन गुम हो जाता है तो आप नया सेल फोन खरीद लेते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि उसमें जो स्टोर्ड डाटा होता है उसको कैसे वो दोबारा रिट्रीव कैसे करें, वो दोबारा डाटा कैसे आ सकता है। तो इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डाटा की सिक्योरिटी। तो ये जो आज का हमारे पास जो टॉपिक है वो है डाटा सिक्योरिटी। और ये आप देख सकते हैं कि तस्वीर में हम मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ सोर्सेज से हम डाटा इकट्ठा कर सकते हैं और इसको इस्तेमाल करते हैं अपने डाटा को स्टोर करने के लिए। तो ये वो मुख्तलिफ सोर्सेज हैं जहां हमारा डाटा मौजूद होता है, स्टोर्ड होता है, और हमने अब इस डाटा को बचाना है, इस डाटा को सिक्योर करना है। तो हम बेसिकली ये कह सकते हैं कि डाटा की जो प्रोटेक्शन होती है वो बेसिकली डाटा सिक्योरिटी होती है। यानी द प्रोटेक्शन ऑफ डाटा इज कॉल्ड डाटा सिक्योरिटी। Data stored in any computer can be lost due to different reasons. ये भी आपको पता है students. The data can be lost accidentally. Some can damage the data. Data can be lost completely or partially. The data is much valuable and important than the computer itself. ये मैंने पहले आपको बता चुका हूँ कि data is most important as compared to hardware. तो कुछ organizations ऐसी होती हैं जो कि डाटा को इकट्ठा करती हैं मुख्तलिफ यूज़र्स के ज़रिए से और उनको फिर ऑनलाइन स्टोर करती हैं ताकि फास्ट सर्विस दी जाए। मसलन इसकी हम एग्जांपल्स इस तरह देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट कार्ड है। अब क्रेडिट कार्ड कंपनी जो होती है वो डाटा को स्टोर करती है, और ये कौन सा डाटा होता है जो उसके यूजर्स ऑनलाइन, जो कस्टमर्स इसके होते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं, और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करने के लिए जो डाटा इस्तेमाल किया जाता है और जो स्टोर किया जाता है उसको हम क्रेडिट कार्ड के ज़रिए से करते हैं। तो ज़ाहिर है जब वो यूज़र्स के ज़रिए से कस्टमर जो उनके होते हैं बेसिकली और ऑनलाइन वो डाटा इकट्ठा कर रहे होते हैं, तो उनको स्टोर करना और फिर उनको सिक्योर करना उस डाटा को बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड नंबर पे हम कह सकते हैं कि मसलन एक बैंक है, a bank may provide online service using online data storage for the records. इसी तरह इसके अलावा हम कह सकते हैं कि एक यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ ऑनलाइन रिजल्ट्स। ये वो चीज़ें होती हैं जिसके ज़रिए से हमारे पास ऑनलाइन डाटा इकट्ठा हो रहा होता है, और हमारी कोशिश ये होती है कि जो ऑनलाइन डाटा हमारे पास इकट्ठा हो रहा होता है हम उसको सिक्योर करें, हम उसको स्टोर करें, ताकि वो ऑनलाइन जो डाटा हम मुख्तलिफ कस्टमर और यूज़र से इकट्ठा कर रहे होते हैं वो डाटा जो होता है वो सिक्योर रहे, उसको कोई हैक ना कर सके। तो इसके लिए फिर बहुत सारे जो कंपनीज होती हैं वो डाटा सिक्योरिटी से रिलेटेड मुख्तलिफ उनके पास ऐसे उनके होते हैं ब्रेकअप होते हैं जिसको वो यूज करते हैं, और इसके लिए वो फिर सिक्योरिटी ऑफ डाटा के लिए ऑपरेशन इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट हम ये पढ़ेंगे कि जो सिक्योरिटी वायलेशंस हमारी कैसे कैसे हो जाती है। मसलन हम डाटा हमारा किस किस तरह से इनसिक्योर हो सकता है। तो ये बहुत फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अवे स्टोरेज डिवाइसेस। इसमें पहला ये होता है कि मसलन सम में ब्रेक इनटू द कंप्यूटर रूम, ही मे टेक अवे ऑल स्टोरेज डिवाइसेस दैट कंटेन इंपॉर्टेंट एंड सेंसिटिव डाटा।
इसका मतलब ये होता है कि कुछ जहां पर हमने डाटा स्टोर किया होता है हम उसको स्टोरेज डिवाइसेस बोलते हैं। अब उन स्टोरेज डिवाइसेस को कोई भी चुरा के ले जा सकता है, या बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ऐसी स्टोरेज डिवाइसेस जहां पर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट डाटा पड़ा होता है और हमें चोरी होने का भी डर होता है, तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि उन हम स्टोरेज डिवाइसेस को हम दूर ले जाएं, कहीं ऐसी जगह जहां पर उनकी एक्सेस ना हो। इस वजह से भी हम कर सकते हैं। इस तरह से भी हमारी सिक्योरिटी जो वायलेशंस होती हैं वो हो सकती हैं अगर स्टोरेज डिवाइसेस हमारी उनके एक्सेस में होती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट इसके बाद है हमारा अनऑथराइज्ड यूजर। अनऑथराइज्ड यूजर्स की वजह से भी हमारी सिक्योरिटी वायलेशंस हो सकती हैं, यानी कि एक यूजर जो है वो अनऑथराइज्ड है, वो उसको परमिशन नहीं है कि वो कंप्यूटर को यूज करे या किसी भी डिवाइस को यूज करे। मसलन अगर आपका क्रेडिट कार्ड आपके पास है तो हम किसी को इजाजत नहीं देंगे कि कोई और आपका क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करे। तो इस तरह से भी सिक्योरिटी की वायलेशन हो सकती है, और इससे बचने के लिए आपको ज़रूरी होता है कि आप इस तरह के काम करें कि जिसकी वजह से आपका क्रेडिट कार्ड दूसरे को ना मिल सके, ताकि वो अनऑथराइज्ड पर्सन के तौर पर इस कार्ड का फायदा उठा सके। नेक्स्ट उसके पास प्रिवेसी प्राइवेसी इश्यूज ड्यू टू ऑनलाइन मेल। हमारे अक्सर ये होता है कि जो एक बेसिकली ईमेल के ज़रिए से भी हमारे इश्यूज जो होते हैं वो प्राइवेसी में नहीं रहते, और ऑनलाइन मेल होने की वजह से उसको कोई भी हैक कर सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर an unauthorized user may use an online mail server like mail.yahoo.com, he may view the email messages of other user, so it may cause privacy issue। यानी कि हमारी इंफॉर्मेशंस को, हमारी वो क्रिटिकल और डेलिकेट इंफॉर्मेशंस को अगर कोई और रीड कर ले, तो इसका मतलब ये है कि ये सिक्योरिटी वायलेशन की एक किस्म होती है। नेक्स्ट, वायरस अटैक ऑन नेटवर्क। नेटवर्क में वायरस को फैलाना, उसको स्प्रेड करना, जिससे पूरा नेटवर्क डिस्टर्ब हो सकता है, और अगर नेटवर्क डिस्टर्ब हो सकता है तो हमारी पूरी कम्युनिकेशन भी डिस्टर्ब हो सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि someone can send a virus onto a network, the virus may slow down the network or even make it unusable। इसकी वजह से हमारा पूरा नेटवर्क स्लो हो सकता है और हमारी कम्युनिकेशन जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और अगर कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो जाए तो हमारे नेटवर्क का सारा प्रोसेस जो होता है वो भी खत्म हो जाएगा, गलत हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। और इस तरह से ये भी एक तरह की सिक्योरिटी में एक तरह की वायलेशंस होती है, और इस वायरस अटैक की वजह से भी, और इस तरह से भी हम अपने डाटा को सिक्योर नहीं कर सकते। नेक्स्ट, ट्रांसफर अमाउंट मीन some users may some users may gain unauthorized access to bank account। यानी हमारा बैंक अकाउंट अगर किसी और को पता चल जाए और उसकी वजह से वो अपनी रकम, हमारी रकम को अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर ले थोड़ी सी ही मुद्दत के अंदर, तो इससे भी हमारा जो डाटा होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट डाटा हम ट्रांसफर कर सकते हैं किसी एक जगह से दूसरी जगह, एक अकाउंट से दूसरी जगह। तो easily they can transfer a large amount of money even from other accounts to his account। तो ये भी एक सिक्योरिटी वायलेशन है जिसकी वजह से हम द डाटा इन द फॉर्म ऑफ अमाउंट और लार्ज अमाउंट कैन बी लॉस्ट due to this security violations। And the last one is denial of service। Denial of service, first of all, just listen the definition of this. A person may make a computer so busy by sending many requests, the computer may become unavailable to unauthorized users। It is called denial of service situation। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हम अपने सिस्टम को, कोई भी अपने सिस्टम को इतना मसरूफ रख देता है कि जिसकी वजह से हम उस नेटवर्क में या उस एक इन्वायरमेंट में अपनी कोई चीज भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। वो हमारे लिए चीज अनअवेलेबल होती है क्योंकि वो ऑलरेडी हमें बिजी का सिग्नल या बिजी का स्टेटस दे रहा होता है, और बिजी का स्टेटस होने की वजह से
हमारा वो जो क्रिटिकल टाइम होता है जिसमें हमने किसी चीज को ट्रांसफर करना होता है वो हम नहीं कर सकते, और वो उस सर्विस के लिए हमें दोबारा कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशंस में हम इसको कहते हैं डिनायल ऑफ सर्विस। यानी मैं एक दफा फिर दोहरा देता हूँ कि बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि अ पर्सन में मेक अ कंप्यूटर सो बिजी, अपने कंप्यूटर को वो इतना बिजी रख देता है कि बाय सेंडिंग मैनी रिक्वेस्ट, ताकि वो रिक्वेस्ट उसको रिक्वेस्ट सेंड करने से द कंप्यूटर में बिकम अनअवेलेबल, तो वो दूसरे के लिए कंप्यूटर अनअवेलेबल होता है। यानी आपने अपना कंप्यूटर बिजी रख दिया है और वो दूसरे के लिए अनअवेलेबल, हो सकता है उसने आपको कोई बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सेंड करनी है या ट्रांसफर करनी है, लेकिन चूंकि आपका आपका जो कंप्यूटर है वो मुसलसल बिजी स्टेटस में काम कर रहा है, तो उसके लिए जिसने आपको बहुत अहम डाटा ट्रांसफर करना है उसके लिए आपका कंप्यूटर जो है अनअवेलेबल होगा, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा लॉस का सामना करना पड़ सकता है। तो ये स्टूडेंट्स थी सिक्योरिटी वायलेशंस, इनके बारे में हमने डिटेल में तज़किरा किया है। इसके बाद इंशाल्लाह हम बात करेंगे थ्रेट्स के बारे में कि सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या होते हैं और उनसे कैसे हम बच सकते हैं और क्या उनका तदारक कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने ये समझा होगा। इसके बाद मेरी रिक्वेस्ट है कि लेक्चर सुनने के बाद आप बुक को भी फॉलो करें और बुक के जितने भी बुक के अंदर कॉन्सेप्ट्स हैं या उसके टॉपिक्स हैं उसको मज़ीद देखिएगा, ताकि जब मैं आपको असाइनमेंट्स दूं तो आप फिर उस असाइनमेंट्स को कंप्लीट कर सकते हो। तो आज के लिए ये काफ़ी था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम सिक्योरिटी थ्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में। तो थैंक यू।